हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का सेकंड वीडियो आर्यन सिंह पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज की तरफ से अपलोड कर रहे हैं सर। इसमें देखिए बेटा, ये डाइजेशन में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होना चाहिए, और उसमें ये सब चीज़ें बातें हो चुकी थी। अब डाइजेशन मतलब पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होता है ये बातचीत कर चुके थे कि मुख से ही पाचन क्रिया शुरू होता है, किसके कारण लार ग्रंथियों में सलाइवा में एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, कौन से एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, ठीक। उसके कारण मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। मुख गुहा के बाद भोजन पहुंचता है अमाशय में। अमाशय को स्टमक भी बोलते हैं, ठीक है। स्टमक में भोजन पहुंचता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा समय तक करीब 4 घंटे तक भोजन रुकता है, ठीक। और यहाँ पे ये सबसे थिकेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट है, लंबा चौड़ा मोटा पार्ट है। अमाशय जो है यहाँ पे 4 घंटे तक भोजन रुकता है। उसके साथ साथ इसकी दीवार में एक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, जिसमें से मुख्य एंजाइम्स हैं HCl और पेप्सिन, HCl, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, 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 पेप्सिनोजन, HCl, ये तीनों एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में, जो अमाशय में पाया जाता है, ठीक है। तो इनका जो सबसे मेजर काम है, मुख्य कार्य है HCl का। HCl क्या करता है? HCl यहाँ पे जो भोजन आता है उसको अम्लीय बनाता है। अम्लीय बनाने के कारण भोजन में उपस्थित जो वायरस बैक्टीरिया है वो नष्ट होते हैं। जो भोजन के जो कण हैं वो ढीले होते हैं, बाउंड टूटते हैं, मुलायम होता है। और दूसरा सबसे मुख्य कार्य है HCl का, इनकी दीवार में कंट्रक्शन शुरू करना। कंट्रक्शन के कारण भोजन धीरे धीरे आगे की तरफ खिसकता है और इसमें जो उपस्थित एंजाइम्स हैं उसमें मिक्स होते रहते हैं। और दूसरा काम HCl का है, ये जो पेप्सिनोजन और प्रोनिन रेनिन से एंजाइम्स हैं ये इनएक्टिव होते हैं। इनको एक्टिव होने का काम कौन करता है? HCl करता है, ठीक है। और ये दोनों एंजाइम्स, हाँ, ये दोनों एंजाइम्स जो हैं, ये पेप्सिनोजन एक्टिव होता है, इसके उपस्थित में पेप्सिनोजन एक्टिव होता है, HCl के उपस्थिति में एक्टिव होकर पेप्सिन में बदलता है, पेप्सिन में। और प्रोरेनिन HCl के उपस्थिति में रेनिन में बदलता है। ये दोनों प्रोटीन पाचक एंजाइम्स हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का पाचन हो रहा है। माउथ कैविटी में किसका पाचन होता था? वहां पे कार्बोहाइड्रेट का होता था। अब यहाँ से भोजन आगे बढ़ता है, यहाँ से स्टार्ट होता है छोटी आंत। छोटी आंत का छोटा सा जो भाग है, पहला भाग, उसको डियोडिनम या ग्रहणी बोलते हैं, ठीक। डियोडिनम में दो लार्जेस्ट ग्लैंड जो हमारी लीवर्स है और अग्न्याशय है, ये दोनों एक ही डक्ट के द्वारा ग्रहणी में या डियोडिनम में खुलती है। ये आप लोग को याद रखना है कि लीवर और पैंक्रियाज दोनों ग्रहणी में एक ही डक्ट के द्वारा खुलती हैं, जिसमें से लीवर डायरेक्ट तो डाइजेशन में भाग नहीं लेता, लेकिन बगैर इसके एंजाइम, इसके द्वारा जो स्रावित रस है, जो जूस है, जिसको बाइल जूस बोलते हैं, पित्त रस बोलते हैं, बगैर उस रस के पाचन क्रिया संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है ये भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये इसकी जो सेल्स है, हिपैटिक सेल्स पाई जाती हैं लीवर में, हेक्सागोनल सेल्स होती हैं, और ये सेल्स एक प्रकार के जूस का श्रावण करती हैं। वो जूस कौन सा है? पित्तरस। पित्तरस आके पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय में यहाँ पे जमा होने के बाद ये थोड़ा कंसंट्रेटेड होता है, मोटा होता है,
और इसमें साल्ट पाए जाते हैं जिसको बाइल साल्ट बोलते हैं। ये साल्ट यहाँ जब सिक्रीट होते हैं तो इनका मुख्य कार्य होता है जो यहाँ से भोजन अम्लीय है इसको क्षारीय में बदलना। अगर ये भोजन अम्लीय ही बना रहेगा तो यहाँ डाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं डाइजेशन होगा? क्योंकि यहाँ पे छोटी आंत में जो एंजाइम्स निकल रहे हैं वो क्षारीय माध्यम में का वर्क करते हैं, अम्लीय माध्यम में वर्क नहीं करते। तो यहाँ पे अगर ये पित्तरस नहीं आएगा तो भोजन क्षारीय नहीं होगा और उसका डाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये इसका इम्पोर्टेंस देख रहे हैं। इसमें खुद पाचक एंजाइम्स नहीं है लेकिन ये फिर भी डाइजेशन में महत्वपूर्ण रोल कर रहा है। ठीक, इसके बाद भोजन में यहाँ से अम्लीय के साथ साथ भोजन को क्षारीय बनाता है, इसमें उपस्थित बैक्टीरिया वायरस को मारता है और उसके साथ साथ भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, ये तो हमारे लीवर का वर्क हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अग्न्याशय पैंक्रियाज। पैंक्रियाज मिक्सोट्रॉपिक ग्लैंड है। ठीक, पैंक्रियाज मिक्सोट्रॉपिक ग्लैंड है। मिक्सोट्रॉपिक ग्लैंड का मतलब होता है कि जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों कार्य करे उसको मिश्रित ग्लैंड या मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं। बहिस्रावी का मतलब कि जो एंजाइम का स्रावण करता है, डक्ट के द्वारा जूस को बाहर निकालता है उसको बहिस्रावी कहते हैं। इसमें दोनों प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, बाहर की तरफ बहिस्रावी सेल्स और इसके अंदर की तरफ अंतःस्रावी सेल्स पाई जाती हैं जो कि हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। ठीक, तो ये ग्लैंड्स ही बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड्स है। अग्न्याशय जो मिश्रित ग्लैंड है इसमें जूस जो पाया जाता है मेनली मुख्य जूस है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम्स प्रोटीन का पाचन करता है और जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करती हैं। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय का मतलब हमारे बॉडी में ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल अधिक होता है तब ये क्या करते हैं उसको सोख करके लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा करती हैं और जब लेवल कम होता है तो वही ग्लाइकोजन को फिर से तोड़ के ब्लड में रिलीज करती हैं। तो ये दोनों प्रोसेस हैं जो जिसको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि अग्न्याशय के कार्य, लीवर के कार्य, ये दोनों कार्य आप देख लिए। फिर यहाँ से भोजन जब आगे बढ़ता है तो इसकी दीवार में ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसको आंतरिक ग्रंथियां बोलते हैं। आंतरिक या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो होती हैं इंटेस्टाइनल जूस का स्रावण करती हैं। इंटेस्टाइनल जूस का कार्य होता है जो बाकी बचा हुआ भोजन जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, आप लोग को हम बताए थे कि हमारे भोजन में 3 मुख्य पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। तो इन तीनों का जो यहाँ पे मेनली आप देख रहे हैं कि प्रोटीन का पाचन हो रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है, कुछ मात्रा में यहाँ हो रहा है बाकी यहाँ पे हो रहा है। आगे चल करके जो भोजन बचा रह जा रहा है उनका पाचन, कंप्लीट पाचन छोटी आंत में हो जाता है। तो यहाँ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन होता है। आप लोग एक चीज और यहाँ पे याद रखना है कि ये जो लीवर से बाइल जूस निकलता है इसका मुख्य कार्य एक और होता है वसा का वशीकरण करना। जब तक वसा का वशीकरण मतलब फैट का इमल्सीफाई, फैट का इमल्सीफाई नहीं होगा तब तक फैट का डाइजेशन नहीं होगा। और फैट का इमल्सीफाई किसके द्वारा होता है? बाइल जूस के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट तीनों का कंप्लीट डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद इसकी दीवार में छोटी छोटी इस तरह से माइक्रोविलाइज पाई जाती हैं। माइक्रोविलाइज का काम होता है जो डाइजेस्टेड भोजन है जो पच जाता है तो यहाँ पे छिद्र होता है, इस छिद्र के द्वारा ये क्या करते हैं भोजन को अवशोषित करते हैं, पचे हुए भोजन को, और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे हैं कि पाचन में आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कुछ मात्रा में मुख में होता है, यहाँ कुछ मात्रा में प्रोटीन्स की होती है। यहाँ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का तीनों का डाइजेशन होता है। तो मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पूछा जाएगा कहाँ होता है, क्या बताएंगे? छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत देखिए यहाँ से ले करके
ये यहाँ तक फैला हुआ है, तो यहाँ मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? जो पचे हुए भोजन को ये बता रहे हैं सोख करके ब्लड में रिलीज करना, वही एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो मैक्सिमम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन यहाँ पे है। अब यहाँ से बड़ी आंत स्टार्ट होती है। बड़ी आंत का पहला पार्ट है सिक्कम और दूसरा कोलन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक, और तीसरा है रेक्टम। तो तीन पार्ट हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसमें से मैक्सिमम जो है कोलन ही है जो तीन भाग में है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स। ठीक है, तो इन तीनों में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कोई डाइजेशन नहीं होता है। ये आपको याद रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। जो यहाँ पे भोजन में पानी की मात्रा रह गया है उसको ये सोखता है और भोजन को धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यहाँ रेक्टम में आके फीसेस के रूप में अपशिष्ट पदार्थ या अनडाइजेस्टेड मटेरियल जमा होता है जो बाद में रिलीज हो जाता है। यहाँ पे एक चीज और आप देख रहे हैं, ये वर्मी फार्म अपेंडिक्स इसको बोलते हैं। ये इसका काम नहीं है अब हमारे बॉडी में, अवशेष के रूप में उपस्थित है। अवशेष का मतलब है कि पहले ये सेलुलोज का डाइजेशन करता था, लेकिन अब जो है इसका डाइजेशन हमारे ही एंजाइम्स के द्वारा या यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पहुँचते पहुँचते भोजन कंप्लीट डाइजेस्टेड हो जाता है, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पड़ा हुआ है। और यहाँ पे आप लोग ये एलिमेंट्री कैनाल देख लिए हैं। तो अब अगले क्लास में आप लोगों को हम ये डाइजेशन से रिलेटेड चीजें बताएं। अगले क्लास में आप लोगों को रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।